हाय गाइस, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल द ऑर्बिट ब्रिलियंट एकेडमी। मैं फैसल। आज आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेक्स्ट टॉपिक विद एडजस्टमेंट को हम सीखने जा रहे हैं। आप कहोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हमने बनाना सीख लिया था, जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखा था। फिर ये एडजस्टमेंट सीखने की क्या ज़रूरत है? आखिर हम एडजस्टमेंट कर क्यों रहे हैं? चलो, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम इसकी ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं, देन फिर साथ ही साथ हमारे एडजस्टमेंट के जो नीड्स है वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलो, इसका सबसे पहला पॉइंट दैट्स क्या है? एज सर्टेन ट्रू फिगर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस। यानी हम किसी बिजनेस को जब कर रहे होते हैं तो हमारी इंटेंशन होती है कि हमें बिजनेस का एक ट्रू फिगर का पता चले। आप जानते हो, बिजनेस को हम जब कर रहे होते हैं तो हमारे बहुत से ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसका हमने यूज़ तो कर लिया बट हमने पे नहीं किया है। तो अब जैसे नॉर्मली आप समझो, हम रेंट पे रहते हो या रेंट पे हमारा बिजनेस हो, तो नॉर्मली रेंट का पेमेंट आप कब करते हो? रेंट का पेमेंट नॉर्मल वे में अगर हम करते हैं तो नेक्स्ट मंथ में 10 तारीख को, 5 तारीख को, 7 तारीख को, जैसा हमारे बीच टर्म्स एंड एग्रीमेंट है उसके बेसिस पे। तो दैट्स, हमने रेंट का यूटिलाइजेशन तो कर लिया। अब हमारा अकाउंट मान लो 31 ऑफ मार्च को बंद हो रहा, लेकिन उसका पेमेंट तो हम करेंगे नेक्स्ट मंथ में। या हमारे यहाँ जो वर्कर्स रहते हैं हम उनको सैलरी कब देते हैं? नॉर्मल वे में हम उनकी सैलरी जो होते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे करते हैं, या कहो कि नेक्स्ट मंथ में पे करते हैं। तो ऑब्वियसली ये सारे टाइप के जो खर्चे हैं जिनको हमने पे करना था लेकिन हमने किया नहीं, तो दैट्स, ये अगर पता ना हो तो जाहिर सी बात है हमारे उस साल की जो प्रॉफिट होगी वो कम हो जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ट्रू प्रॉफिट या लॉस को पता लगाने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एडजस्टमेंट की एंट्री बनाएं। यानी ऐसे खर्चे जो इनको लिखा जाना था हमने लिखा नहीं, उनको लिखें। ऐसे बहुत से इनकम होते हैं जो एक्रूड हो गए हैं, कमा लिया है हमने बट वी हैवंट रिसीव्ड, तो उसको भी हम इसमें शो करते हैं। तो इससे हमें ट्रू फाइनेंशियल जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है वो पता चलता है। ऐसे टू एसर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। अब जाहिर सी बात है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्रूड इनकम वगैरह मैंने बताया, ये हैं, तो अगर हम उनको अपने बैलेंस शीट में शो ना करें तो हमारी बैलेंस शीट जो है वो एक्चुअल फिगर को शो नहीं करेगा। जो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन है वो एक्चुअल रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो दैट, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए ये ज़रूरी है कि बिजनेस के जो हम अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं उसमें हम एडजस्टमेंट भी करें। ऐसे टू रेक्टिफाई द एरर्स ऑफ द बुक। सो मेनी टाइम्स बुक में कई एरर्स रह जाते हैं, गलतियां रह जाती हैं, तो उनको भी हम रेक्टिफाई करना ज़रूरी होता है। तो एडजस्टमेंट के लिए एडजस्टमेंट एंट्री में हम क्या करते हैं, उनको रेक्टिफाई कर देते हैं। जैसे सपोज करो हमने माल मंगाया लेकिन लिखना भूल गया, माल में आग लग गया था, हमने उसकी एंट्री नहीं बनाई थी, या हमें इंश्योरेंस क्लेम के पैसे मिलने थे, उसके पैसे हम एंट्री बनाना भूल गए। तो इस टाइप की कई एक एंट्रीज होती हैं जो एट द लास्ट मोमेंट हमें पता चलता है कि ये एंट्री जो है वो होनी भूल गई थी। तो उसके लिए भी हम रेक्टिफाई करते हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो, या अगर कोई एंट्री हमसे रिकॉर्ड होने में ही मिस हो गई, ओमिट हो गया था, तो उसकी भी एंट्री हम इसी में करते हैं। तो दैट्स टू रिकॉर्ड सच इनकम विच इज़ अर्न बट नॉट रिसीव्ड। मैंने बताया कुछ ऐसे इनकम होते हैं जो हमने कमा लिया है लेकिन हमें मिले नहीं है। ऐसे जैसे मान लो आप, हमारे बैंकों में पैसे जमा होते हैं तो बैंक क्या करता है, पार्टिकुलर पीरियड के बाद हमारे अकाउंट में पैसे डालता है, या हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहाँ से हमें इंटरेस्ट मिल रहे हैं या डिविडेंड्स मिल रहे हैं, तो वो भी क्या होता है कि हमें एक पार्टिकुलर टाइम फ्रेम पे मिलता है, बट पैसे तो हमने कमा चुके हैं तो उसकी एंट्री भी होनी बाकी है। ऐसे टू रिकॉर्ड सच एक्सपेंसेस। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसको हमने कर लिया बट उसका पेमेंट नहीं किया, जैसे मैंने भी आपको सैलरी का एग्जांपल दिया था, रेंट का एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो इस टाइप के होते हैं। ऐसे टू प्रोवाइड फॉर डेप्रिशिएशन एंड अदर प्रोविजंस। कुछ ऐसे हैं, डेप्रिशिएशंस वगैरह हैं, कुछ प्रोविजंस वगैरह, इनकी कोई एंट्री नहीं बनाई जाती है। एट द लास्ट मोमेंट हम क्या करते हैं, अपने एसेट्स की वैल्यू को उतने से रिड्यूस करते हैं। क्योंकि हमारी एसेट्स है, ऑब्वियसली उसकी वैल्यू समय के साथ साथ क्या होगा, कुछ रिड्यूस हुए होंगे, तो हम डेप्रिशिएशन की एंट्री बनाएंगे। ऐसे कुछ प्रोविजंस है, हमारे कुछ पैसे हैं डूब सकते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, या कई बार हमारे जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ भी जाती है, अप्रिशिएशंस भी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों की एंट्री भी हम एडजस्टमेंट में ही सीखते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे, आई होप कि एडजस्टमेंट बनाते क्या है। हमें टोटल 22-23 के आसपास एडजस्टमेंट सीखना है। इस चैप्टर में मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ट्रेडिंग अकाउंट है, पीएनएल अकाउंट है, ये बनाने नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको सिर्फ उसके आइटम्स में जो एडजस्टमेंट होने हैं उसको सिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं क्या करूंगा, आपको जो इसके मैंने जो क्वेश्चंस है उनको भी मैं आपको दिखा दूंगा किसी एग्जांपल्स वगैरह में, कि ये टॉपिक्स आए हैं तो इनका एडजस्टमेंट कैसे किया गया या उसकी एंट्री कैसे बनाई गई। तो ये दोनों टॉपिक मैं आपको क्लियर कर दूंगा, बट आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट पे बातें बाद में। तो इसका फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है हमारे लिए है वो है क्लोजिंग स्टॉक।
अब क्लोजिंग स्टॉक को हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे जैसा समझ लीजिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इसे अंतिम रहतिया लिखते हैं, अंतिम रहतिया। कुछ लोग स्टॉक वर्ड भी लिखते हैं, तो आप स्टॉक भी लिख सकते हैं। तो ये नाम भी है, आप इसको भी थोड़ा सा तैयार रहना कि अगर हमारे पास रहा तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इस नाम से स्लैश कर देता हूँ ये, कि अगर आप में से कोई हिंदी मीडियम का बच्चा हो तो आपको ये पता होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक को अंतिम रहतिया या अंतिम स्टॉक कहते हैं। चलो, इसमें जो एडजस्टमेंट होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। इसमें दो तरह का स्टॉक एडजस्टमेंट है। अब इसमें पहला केस समझो, इफ गिवन आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस के बाहर क्वेश्चन में ये दे रखा हो तो क्या करेंगे। इसका दूसरा केस भी चलो यहीं पे हम कर लें, इफ गिवन इनसाइड टीबी लिख देता हूं ट्रायल बैलेंस। चलो, तो अब देखो दो केस हो गया। क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कहाँ दे रखा है उस पर डिपेंड करता है कि उसको हम एंट्री कहाँ बनाएंगे। अगर वो इनसाइड ट्रायल बैलेंस दे रखा है, यानी ट्रायल बैलेंस के अंदर वो जो डब्बा सा बना होता है क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है उसके अंदर दे रखा हो, तो इसको सिर्फ हम कहाँ लिखते हैं, ओनली इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बैलेंस शीट, आप समझ लोगे इसे। यानी बैलेंस शीट में जो दो साइड होता है, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड, तो इसे सिर्फ एसेट साइड में आप दिखाओगे, बाकी कहीं नहीं दिखाना। अब अगर यही है, इफ आउटसाइड ट्रायल बैलेंस दे रखा है, नॉर्मली आउटसाइड ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट में दिया रहता है, तो अगर एडजस्टमेंट में दे रखा है आपको तो इसके दो ट्रीटमेंट होंगे, एक क्रेडिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, इसको आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाओ, क्रेडिट लिख देता हूं, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, यानी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में एक बार दिखाओगे। और दूसरा भी एडजस्टमेंट होगा, यानी एक बात आप ध्यान रखना कि नॉर्मली जो एडजस्टमेंट में दे रखा है यानी बाहर में दे रखा है उसके कम से कम नॉर्मली दो एंट्री होती है, ठीक है। तो चलो, अब यहाँ पे आउटसाइड में अगर दे रखा है तो हम इसकी एंट्री कहाँ बनाएंगे, एक तो ये होगा क्रेडिट, दूसरा क्या होगा फिर वैसे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम इसकी एंट्री दिखाएंगे। यानी दो जगह, अगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस दे रखा है तो एक बार आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड में दिखाओगे, जो ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाते हो उसके क्रेडिट में सेल्स के नीचे में दिखा रहे हो। दूसरा एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में, यानी बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप इसको दूसरी एंट्री बनाओगे। अगर ये सिर्फ ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दे रखा था तो फिर इसको सिर्फ एक जगह दिखाइएगा बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग अकाउंट में आप इसकी एंट्री नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब इसका एक और चीज समझ लो, इसका एक हैश देते हैं, इफ मार्केट वैल्यू एंड रियलाइजेबल वैल्यू both is given, यानी अब इसमें एक केस क्या है कि अगर मार्केट वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू हम कॉस्ट वैल्यू को भी कहते हैं, इसका कॉस्ट वैल्यू भी दे रखा हो। अगर आपके पास दो चीजें दे रखी हो, मार्केट वैल्यू भी दे रखा हो, कॉस्ट या रियलाइजेबल वैल्यू भी दे रखा हो, दोनों दे रखा हो, तो क्या करोगे, तो आप वैल्यू लोगे टेक विच एवर इज लेस, टेक द वैल्यू विच एवर इज लेस, यानी दोनों वैल्यू में जो सबसे कम होगा उस वैल्यू को आप इंडिकेट करोगे। समझो, जैसे सपोज करो कि आपके पास मार्केट वैल्यू दे रखा है 60,000 रुपये और रियलाइजेबल वैल्यू या कॉस्ट वैल्यू दे रखा है 40,000 रुपये है, तो आप क्या करोगे, जो ट्रेडिंग में दिखाना है क्रेडिट साइड में वहाँ भी 40 ही दिखाओगे, और जो बैलेंस शीट में आपको शो करना है वो भी आप क्या करोगे 40 ही शो करोगे, 60,000 नहीं दिखाओगे। क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें क्या है कि जो दोनों में कम होता है वो वाली वैल्यू ली जाती है। तो ये अब आपका क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट जो है हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ठीक,
अब इसका दूसरा एडजस्टमेंट है। हाँ, आप लोगों से एक चीज़ ये कहूँगा कि आप ज़रूर से ना साथ साथ इनको रिकॉर्ड करते चलो। एक्चुअली क्या होगा, जितनी ज़्यादा आप अच्छे से इन टॉपिक्स को रिकॉर्ड करोगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में रहेगा, फ्लैश करना आपके लिए आसान होगा। कि चूँकि देखो हमारे पास एक करीब 25 के आसपास एडजस्टमेंट है जो हमें सीखने हैं। तो जब 25 के आसपास एडजस्टमेंट है तो एक बार में तो आपको याद होगा नहीं। हम रोज़ ना हर क्लासेज में 3, 4, 5 एडजस्टमेंट आपको सिखाते जाएंगे। फिर उनसे रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दिखा दूंगा कि क्वेश्चंस में इनको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, इसको हम अदत्त व्यय हिंदी में कहते हैं। आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे जरूर इनको याद करो, क्योंकि कई बार ना ये थ्योरिकल प्रॉब्लम जो होते हैं उनमें भी पूछा जाता है। तो पहले समझते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता क्या है। दोज एक्सपेंडिचर विच वी हैव एंजॉयड बट नॉट पेड, यानी जिसको हमने इस्तेमाल कर लिया है, यूज कर लिया है, लेकिन हमने उसका पेमेंट नहीं किया। जैसे रेंट है, तो रेंट को क्या होता है, आप नॉर्मली यूज करते हो, महीना पूरा होने के बाद 5 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, जैसे आपके टर्म्स एंड कंडीशंस लैंडलॉर्ड के साथ होते हैं, उस टाइम में आप पे करते हो। ऐसे वर्कर्स आपके यहाँ काम कर रहे होते हैं तो आप उनको सैलरी कब देते हो, तो 7, 8, 10 तारीख को दिया जाता है नॉर्मली। तो वहाँ पे भी वो एक्सपेंसेस जो है उन्होंने अपने उनका यूज तो कर लिया लेकिन आपने पे नहीं किया, तो दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ना लिख के आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, इस टाइप के टर्म्स यूज किए जाते हैं। चलो अब इसको भी हम सीखते हैं कैसे करेंगे। इसके भी दो केस, इफ इन ट्रायल बैलेंस दे रखा हो, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा हो। ट्रायल बैलेंस मैंने बताया था कि जो हमारा ट्रायल बैलेंस दिया रहता है क्वेश्चन, उसके अंदर दे रखा हो तो क्या करोगे, इसको कहाँ शो करोगे, तो ओनली इन लाइबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी जो बैलेंस शीट का लायबिलिटीज साइड होता है, लेफ्ट वाला जो साइड होता है, उसमें आप सिर्फ शो करोगे अगर क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस इस टाइप का टर्म्स दे रखा, तो कहीं नहीं लिखना आपको, सिर्फ उसको ले जाके कहाँ करोगे, जो लायबिलिटीज साइड है, जो डेबिट साइड होता है बैलेंस शीट का, उसमें आप शो कर दोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से, आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से। अब यही है कि अगर ये ट्रायल बैलेंस की जगह एडजस्टमेंट में दे रखा हो, इफ गिवन इन एडजस्टमेंट, इसको आप आउटसाइड ट्रायल बैलेंस भी कह सकते हो। देखो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाहर में अगर दे रखा, इफ गिवन इन एडजस्टमेंट, यानी अगर वही एडजस्टमेंट में दे रखा हो तो हम इसके दो एडजस्टमेंट करेंगे। एक पहला करेंगे एड इन रिलेटेड आइटम इन ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो डेबिट साइड में आप क्या करोगे, नॉर्मली जो एक्सपेंसेस हैं ये तो मैं इसमें लिख ही देता हूँ, ये डेबिट साइड में जो होता है, जैसे मान लो वेजेस दे रखा है, सैलरी भी दे रखा है, दोनों के आउटस्टैंडिंग दे रखे हैं, तो वेजेस कहाँ होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या करोगे, वहीं पे डेबिट में ही आप जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है वो ऐड कर दीजिए। सैलरी दे रखा है, सैलरी पीएनएल अकाउंट में होता है, तो पीएनएल के डेबिट में ही सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी को आप ऐड कर दीजिए। जो ऐड होके आया, अब वो वाला एडजस्टमेंट में क्या करोगे, इसका दूसरा टॉपिक जो होगा वो कहाँ जाएगा, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में आप उनको फिर उतने पैसे रिफ्लेक्ट कर दोगे। तो यानी दो एडजस्ट इसके एंट्री होगी, मतलब एडजस्टमेंट में आपको दे रखा है तो इसको आप दो जगह दिखाओगे। एक बार क्या करोगे, ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट में उससे रिलेटेड आइटम में आप उसको ऐड कर दीजिए, फिर दूसरा क्या बताया, उसको लायबिलिटीज साइड में आप शो कर दीजिएगा। पक्का है। अब नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, हमने दो एडजस्टमेंट सीखे। एक बात आप और ध्यान रखना, मैं हर एडजस्टमेंट में आप देख रहे हो कि मैं उन्हें एक इनसाइड ट्रायल बैलेंस वाला दिखा रहा हूँ। नॉर्मली आपको किसी भी बुक में ये टॉपिक ऐसे करके दिखाया नहीं जाता, बट एक बात आप ध्यान रखना, ये ट्रिक्स है कि नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड इस टाइप के आइटम्स देखेंगे तो उसका एडजस्टमेंट करेंगे, दो जगह उसको इंडिकेट करेंगे। बट मैं आपको क्या करूँ, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा हो तो सिर्फ एक ही जगह जाता है, तो इसलिए मैं कहूँगा इसे ध्यान से आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इससे आपके क्वेश्चंस में अगर कोई टीचर ट्रिक बनाने की कोशिश करता है, या कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ट्रिक्स वाले होते हैं, उनमें आपसे गलतियाँ नहीं हो। अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आ गए, थर्ड, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसको पेड इन एडवांस भी आप कह सकते हो, पूर्वदत्त व्यय भी कहा जाता है हिंदी में।
चलो थ्योरी समझते हैं पहले इसको। प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है दोज एक्सपेंडिचर विच वी हैव पेड इन एडवांस, जिसको हमने समय से पहले पेमेंट कर दिया, यानी जिनका ड्यू डेट आया नहीं था बट हमने दे दिया। जैसे कई बार लैंडलॉर्ड होते हैं, लैंडलॉर्ड को हम 3 4 5 महीने का एडवांस दे देते हैं। कई बार क्या होता है, आप इंश्योरेंस वगैरह कराते हो खास करके, तो इंश्योरेंस के पैसे आप 1 साल के लिए दे दो। अब सपोज करो हमने दिसंबर महीने में इंश्योरेंस कराया था, 1 दिसंबर को 1200 लगे हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस होने में, बट वो इंश्योरेंस तो पूरे 1 साल के लिए वैलिड है, हमारा अकाउंट तो सिर्फ मार्च में ही क्लोज हो जाएगा। तो हमने 4 महीने में यूज करना है, हमने पेमेंट तो 12 महीने का दे दिया, यानी 8 महीने का पैसा हम एडवांस दे दिए। तो वहाँ जो 800 आ रहा है आपको बताएं, तो वो 800 जो होगा वो आपका प्रीपेड हो गया, जो आपने पेमेंट इन एडवांस कर रखा है। क्लियर है? तो थ्योरीज तो आपको समझ में आ रहा है, आप इसको लिख भी सकते हो। चलो अब प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम समझते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे। तो अब हम इसका एडजस्टमेंट सीखते हैं। इसका एडजस्टमेंट क्या है बताएं। अगर इन ट्रायल बैलेंस दे रखा हो, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्वेश्चन के अंदर दे रखा हो, तो आपको क्या बताया, ओनली इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट के एसेट दिखा दीजिएगा। जैसे मान लो प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है, तो आप क्या करो, बैलेंस शीट में एसेट साइड जो होता है क्रेडिट साइड राइट हैंड पे होता है, तो राइट हैंड में आप उसको शो कर दीजिएगा। एक तो ये तरीका हो गया, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है, प्रीपेड सैलरी दे रखा है, प्रीपेड रेंट है, कुछ भी आप है इस टाइप को एसेट्स में शो करो। दूसरा केस है इफ इन एडजस्टमेंट, यानी एडजस्टमेंट में दे रखा है, एडजस्टमेंट में दिया रहता है, तो आप देखो क्या करोगे, प्रीपेड जो होता है वो आउटस्टैंडिंग का जस्ट रेसिप्रोकल है, उल्टा है। तो यहाँ पे याद करो हमने क्या किया था, एडजस्टमेंट में था तो हमने इसमें ऐड किया था, चूंकि हमारे एक्सपेंसेस बढ़ने वाले थे, तो हमने क्या कहा कि प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है, आप क्या करोगे, प्रीपेड इंश्योरेंस, नॉर्मल इंश्योरेंस कहाँ पे होता है, तो नॉर्मल इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में होता है। तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट साइड है, मैंने आपको यही लिख देना है, लेस फ्रॉम रिलेटेड आइटम इन ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, ये भी डेबिट में ही था चूंकि एक्सपेंसेस हैं दोनों, ठीक है। तो उस एक्सपेंसेस में से आप माइनस कर दोगे, जैसे रेंट है तो रेंट में से प्रीपेड रेंट माइनस कर दो पीएनएल में, वेजेज है प्रीपेड वेजेज है तो माइनस कर दो, ठीक है। ऐसे इंश्योरेंस है तो प्रीपेड इंश्योरेंस उसमें से माइनस हो जाएगा। अब उस प्रीपेड वाले जो पैसे हैं, जो मैंने अभी बताया था कि जो प्रीपेड का एक्सपेंसेस दे रखा है, मान लो कि जैसे रेंट दे रखा है 10,000 और उसमें क्या 2000 प्रीपेड रेंट है, तो आप क्या करोगे, वो 2000 का जो रेंट है उसको आप दूसरा एसेट साइड में दिखाओगे बैलेंस शीट में, प्रीपेड रेंट या प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से। क्लियर है? तो ये 2 एडजस्टमेंट आप आराम से समझ रहे हो, ठीक है। अभी हमने कर लिया 3 एडजस्टमेंट, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग और वो। अब ये 4th एडजस्टमेंट हम सीख रहे हैं। तो अब नेक्स्ट आपका एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो एक चैप्टर भी था, आपने पढ़ा ही है अभी 11th में, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एनी फिक्स एसेट्स एक्सेप्ट लैंड, यानी जमीन को छोड़कर जितने भी फिक्स एसेट्स हैं उनकी वैल्यू समय के साथ घटती है, उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन डेफिनेशंस क्लियर है आपको। अब डेप्रिसिएशंस का क्या है, इसको हिंदी में ह्रास हैं, मूल्य ह्रास भी कहा जाता है, घिसावट भी बहुत जगह लिखा जाता है, क्षय भी लिखा जाता है, ठीक है। आप इसको वर्ड्स को ध्यान रखना, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। वैसे अंग्रेजी हमेशा डेप्रिसिएशन ही मिलेगा आपको। ऐसे इकोनॉमिक्स में अगर आप पढ़ रहे होते हैं तो इसका एक और नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये वर्ड्स भी यूज किया जाता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है। तो चलो अब डेप्रिसिएशन होता क्या है ये तो हम समझ गए डेप्रिसिएशन का। अब हम एडजस्टमेंट सीखेंगे कि कैसे करते हैं। तो इसमें भी वही 2 केस, इफ इन ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा हो, तो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो ये तो एक्सपेंसेस है, आप क्या करोगे, सिर्फ दिखाओगे डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यानी इनका हम एडजस्टमेंट क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखा देंगे और कहीं नहीं शो करना, ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं डेप्रिसिएशन 2000 रुपये, तो हमने सीधा सीधा पीएनएल के डेबिट में लिख देना और कहीं नहीं लिखना। बट अब सपोज करो इसी को कि अगर इफ इन एडजस्टमेंट दे रखा है, इफ इन एडजस्टमेंट के अंदर दे रखा हो क्वेश्चन में, तो एडजस्टमेंट में दे रखा हो तो क्या करोगे, चलो इसका फिर 2 ट्रीटमेंट करो आप। एडजस्टमेंट में दे रखा है तो एक काम करो, डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में शो कर दो। दूसरा एंट्री क्या करोगे आप, तो दूसरी एंट्री करोगे आप लेस फ्रॉम रिलेटेड एसेट्स, कि भाई एडजस्टमेंट में अगर इफ इन ट्रायल बैलेंस दे रखा था तो हम सिर्फ एक काम करेंगे डेबिट ऑफ पीएनएल और कहीं नहीं लिखना आपको।
अगर भाई इफ़ इन एडजस्टमेंट में दे रखा हो तो एडजस्टमेंट में दे रखा तो वेरी फैंटास्टिक, एक काम करो डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाओगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट में, और दूसरा लेस फ्रॉम रिलेटेड एसेट्स, उस एसेट्स में से घटा दोगे। चलो एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। अब जैसे मान लो मैंने कहा था फर्नीचर है, फर्नीचर मान लो 10,000 रुपये का दे रखा है, मशीन है वो मान लो 40,000 का दे रखा। अब कहा प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%। तो आप क्या करोगे, फर्नीचर का 10% 1,000 रुपये आएगा, मशीन 40,000 है उसका डेप्रिसिएशन 4,000 आएगा। आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन करके मशीन का फर्नीचर का 1,000 रुपये 4,000 लिख के 5,000 लिख दिया डेबिट साइड में। अब आप क्या करोगे, फिर बैलेंस शीट में आओ, बैलेंस शीट में फर्नीचर लिखा आपने 10,000, अंदर में अमाउंट में मत जाओ, पार्टिकुलर्स वाला जो आपका एसेट्स का कॉलम है उसी में लिखोगे फर्नीचर, उसके में से आप डेप्रिसिएशन 10% जो है आपका 1,000 रुपये वो माइनस करके बाहर 9,000 अमाउंट में लिख दोगे। यही काम से मशीनरी में भी करोगे, मशीनरी आपका कितना है, तो मशीन जैसे चलो मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। मशीन बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट होता है। अब हमने मशीन लिख दिया 40,000, इसमें से लेस कर देंगे हम डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है 10% है तो 4,000 रुपये लेस हो गया, ये पैसे 36,000 जो है आपका बाहर आ गया। यही बस तरीका है, इस तरीके को आप यूज़ करो, आपके क्वेश्चंस बनते जाएंगे। तो आपको मैंने अभी फिलहाल 4 एडजस्टमेंट कराए हैं, आप इन चारों एडजस्टमेंट के बेसिस पे क्वेश्चंस को कीजिए। इनके बेसिस पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि एग्जांपल्स में ये वैल्यूज़ कहाँ पे होंगे और हम फिर उनका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। चलो तो अभी हम वो भी देख लेते हैं, फिर करते हैं क्वेश्चंस को। तो अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे सामने डीके गोयल की बुक का इलस्ट्रेशन 1 है। इसमें दे रखा फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री राम नंद सागर प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, द बैलेंस शीट एज एट द डेट। अब ये सारे डिटेल्स दे रखे हैं, हमारे ये डिटेल्स तो मैं आपको बताया कि मुझे इसकी ज़रूरत है, हमें समझना सिर्फ इससे है। अब यहाँ देखो एडजस्टमेंट आपके सामने, एडजस्टमेंट में पहला दे रखा है स्टॉक 31 मार्च 2019 को वैल्यूड है 24,000 और रियलाइजेबल वैल्यू है 30,000। अब याद करो मैंने आपको क्या क्या टॉपिक बताया, चलो जैसे एक बार रिकॉल करते हैं, आपने नोट तो कर ही रखा है, उसमें से ध्यान लगाओ। हमने क्या कहा, क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में दे रखा हो तो 2 जगह लिखते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात मैंने बताया था कि अगर 2 वैल्यू दे रखा है, उसका रियलाइजेबल वैल्यू दे रखा है और कॉस्ट वैल्यू दे रखा है, तो दोनों में जो कम होता है वो लेते हैं। तो दोनों में कम तो 24,000 है। अब एडजस्टमेंट में दे रखा है तो 2 जगह लिखेंगे, मैंने आपको लिखा है, आप देखो नोट्स में अपने। क्लोजिंग स्टॉक एक तो आ जाएगा कहाँ पे, बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में 24,000 इन्होंने शो कर रखा है। दूसरा क्या बताया था बेटा कि ये बैलेंस शीट में जाएगा एज एसेट्स, तो बैलेंस शीट में देखो क्लोजिंग स्टॉक जो है यहाँ पे एसेट्स के रूप में 24,000 यहाँ आ गया। तो ये दोनों एडजस्टमेंट आपको क्लियर है, आप आराम से समझ रहे हो। चलो अब इसका दूसरा भी देखते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट कहता है वेजेस आउटस्टैंडिंग है फॉर मार्च 2019 3,000। अब मैंने क्या बताया था, आउटस्टैंडिंग अगर दे रखा हो तो उसको उससे रिलेटेड आइटम में, एडजस्टमेंट में दे रखा है तो 2 जगह करेंगे। एक तो रिलेटेड आइटम में हम ऐड करते हैं डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग या पीएनएल में, तो वेजेस तो ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, तो देखो वेजेस पहले से 42,000 दे रखा था वो लिख दिया अंदर, इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस जो था 3,000 और इसको हमने पैसे बाहर निकाल दिए 45,000। समझ में आया कि पहले से जो 42 आपके क्वेश्चंस में दे रखे हैं, देखो आप क्वेश्चंस में वेजेस आपके पास पहले से 42,000 दे रखे थे, तो ये वेजेस तो ऐसे ट्रेडिंग में जाता है डेबिट में, तो हमने ट्रेडिंग के डेबिट में वो दिखाया जो 42,000 दे रखे हैं। बाकी जो एडजस्टमेंट में दे रखा था 3,000 वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया 45। अब क्या बताया इसका दूसरा ट्रीटमेंट, क्या बताया था कि इसे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, कहाँ पे, लायबिलिटीज में। तो देखो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से यहाँ पे भी इन्होंने इसे 3,000 शो कर दिया, तो ये आपका दोनों ट्रीटमेंट क्लियर हो गया। अब ऐसे सैलरी है आउटस्टैंडिंग दे रखा है 2,500, सैलरी तो नॉर्मली पीएनएल में जाता है, तो पहले से सैलरी हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा था, कितना था 27,500। चलो मैं आपको वो भी दिखाई दूँ, देखो यहाँ सैलरीज दिखा रखा है 27,500, वो अब उसमें हमने ये वाली जो सैलरी 2,500 दे रखे हैं इसको ऐड कर दिया, ऐड करके पैसे जो 30,000 है वो बाहर आ गया।
पक्का। अब ये जो 2500 जो है इसका क्या बताया था, दूसरा एडजस्टमेंट होगा, ये लायबिलिटीज़ में जाएगा। तो हमने लायबिलिटीज साइड में यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से 2500 वो शो कर दिया। समझ में आपको आ रहा कि यानी एडजस्टमेंट में अगर आउटस्टैंडिंग दे रखा हो तो इसको दो जगह लिखेंगे, एक बार ट्रेडिंग या पीएनएल में जहाँ पर भी ये है इससे रिलेटेड आइटम उसमें ऐड किया, और दूसरा हमने लाइबिलिटीज में शो किया। अब देखो प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है 300। अब इंश्योरेंस का ध्यान लगाओ, प्रीपेड इंश्योरेंस का क्या बताया मैंने आपको, कहा था कि प्रीपेड अगर दे रखा है क्वेश्चन में तो उससे रिलेटेड आइटम में से वो माइनस होता है। तो देखो यहाँ पे प्रीपेड पहले इंश्योरेंस ढूंढो, इसमें क्वेश्चन में है। तो देखो बेटा जी, यहाँ पे इंश्योरेंस आपके पास दे रखा है, इंश्योरेंस के नाम से ये 1500 यहाँ पे है। अब इस 1500 का जो इंश्योरेंस है, इस इंश्योरेंस में से हम क्या करेंगे, वो 300 जो हमारा प्रीपेड है उसको हम माइनस करेंगे, कहाँ पे, पीएनएल के डेबिट में, क्योंकि इंश्योरेंस पीएनएल में होता है। तो इंश्योरेंस 1500 इसमें से लेस कर दिया प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से 300, बाहर 1200 आ गया। अब इसका दूसरा एडजस्टमेंट मैंने क्या बताया था कि जो प्रीपेड होता है वो तो हमारा एसेट्स होता है, तो हम एसेट साइड में हमने इसे दिखाया, देखो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से एसेट साइड में हमने 300 शो कर दिया। समझ में आ रहा है ये दोनों। अब आगे फिर डेप्रिशिएशंस की बात है, यहाँ पे देखो कहता है प्रोवाइड डेप्रिशिएशंस ऑन प्लांट एंड मशीनरी है 5% और फर्नीचर्स का है 20%। तो चलो पहले क्वेश्चन में ढूंढते हैं प्लांट एंड मशीनरी कितने का है। तो देखो बेटा प्लांट एंड मशीनरी है 90,000 का, 90,000 का 5% कितना होता है 4,500, और फर्नीचर कितना है 8,000 का, 8,000 का 20% कितना होता है 1,600। मैंने क्या बताया था आपको, ये अगर एडजस्टमेंट में दे रखा है, डेप्रिसिएशन तो एडजस्टमेंट में है, तो ये बताया था आपको, एक बार तो हम पीएनएल के डेबिट में शो करेंगे और दूसरी बार हम इसे बैलेंस शीट में शो करते हैं, इस एसेट्स में से घटाते हैं। तो देखो हमने ऐसे डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था, डेबिट साइड में हमने लिख दिया डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी का जो 4,500 जो 5% निकल के आ रहा है, और फर्नीचर का जो 20% 1,600 आ रहा है, दोनों को ऐड करके हमने बाहर लिख दिया 6,100। अब ये वाला पैसा जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, एसेट्स में। तो मैंने बताया था देखो फर्नीचर एंड फिक्चर्स जो है आपका 8,000 था ही, इसमें से 20% डेप्रिसिएशन को इन्होंने माइनस किया 1,600, बाहर लिख दिया 6,400, ये होगा। ऐसे ही जब प्लांट एंड मशीनरी 90,000 था वो लिख दिए, इसमें से डेप्रिसिएशन 5% जो था 4,500 माइनस किया, पैसे बाहर लिख दिए, बस हो गया इतना सा। तो इस तरीके से आपके ये सारे एडजस्टमेंट कवर हो गए। आप इस टाइप से क्वेश्चंस को करके देखिए, कोई डाउट आती है तो कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर से देंगे। और इसके आगे के एडजस्टमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। आप इन वीडियोस पे लाइक ज़रूर किया कीजिए यार, बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, ठीक है। साथ ही साथ इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे खुद नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस टाइप के जो नए वीडियोस हों आपको सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।